हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने आया हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, न्यू, ओल्ड, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जून 24 एग्जामिनेशंस, तो एक बात जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करने आया हूँ कि क्या आप भी एक रिपीटर हैं और फिर से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और आप फिर से सोच रहे हैं कि मैं रिवीजन कर लेता हूं। ठीक है, फिर से वही किताब उठा के वही तरीके से पढ़ के उसी तरह से मैं फिर से एग्जाम देने वाला हूं। अगर आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपका रिजल्ट भी कुछ खास बदलेगा। तो मैं आपसे एक ही कहूंगा कि नो चेंज इन स्ट्रैटेजी, नो चेंज इन रिजल्ट। एंड इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट, चेंज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको कितना भी जान पे आ रहा हो, लोगों को जान पे आता है कि अगर मैं उनको कहूं कि आप अपने मिस्टेक्स थोड़े से आइडेंटिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा डीप में जाइए कि आपको क्या इश्यूज हैं, लोगों को समय बिताना नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस में समय नहीं बिताना है, उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी ही नहीं है। या तो उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, स्टिल हम फेल हो रहे हैं, स्टिल हम 40 भी ले नहीं पा रहे हैं और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए ख्याल में? तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेम रूटीन, लास्ट अटेम्प्ट है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आई वोंट रिकमेंड। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग, कुछ तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ आप फिर से पढ़ के देना चाहते हो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो बच्चे एटलीस्ट थोड़ा सा सीखेंगे इस बात से। बट मुझे दिखता नहीं है, काफी बच्चे सीख नहीं रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं बट वो उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। रिपीटेटिव एक प्रोसेस की तरह बस वो एक एग्जाम को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि इतने अटेम्प्ट्स होने के बाद भी आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक आप रूट कॉज को करेक्ट नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डज नॉट मैटर। ठीक है, टायर फ्लैट है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, टायर आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। आए ख्याल में? तो मैं वही कह रहा हूं, कीचड़ में हाथ डाल लो, आखिरी अटेम्प्ट है, कीचड़ में हाथ डाल के सब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। काफी बच्चों का जेन्युइनली सिंगल सिंगल मॉड्यूल बचा हुआ है। सिंगल सिंगल मॉड्यूल तो यार ओल्ड में निकलने के बहुत चांसेस हैं और पिछले अटेम्प्ट में तो मॉड्यूल 1 का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया था। तो आई हैव पॉजिटिव होप्स। ठीक है, वैसे मैं स्पेकुलेशंस बिल्कुल नहीं करता, न मैं पार्टिसिपेट करता हूं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट मॉड्यूल 1 का बेस्ट रिजल्ट आया है अभी तक का, ओल्ड सिलेबस का एग्जीक्यूटिव का बेस्ट रिजल्ट आईसीएसआई ने पब्लिश किया है। मतलब बच्चों ने काफी मेहनत की है, बच्चों का रिजल्ट दिख रहा है पासिंग परसेंटेज में। ठीक है, तो आई हैव वेरी हाई होप्स कि चलो अब थोड़ा आपको पॉजिटिव होने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि मॉड्यूल 1 हमेशा 10% से अंडर रिजल्ट रहा है, हमेशा 10% से कम ही आता है। तो थोड़ा सा एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहता था हमेशा, बट इस बार वो 10% से ज्यादा आया है। इवन मॉड्यूल 2 के रिजल्ट से भी वो ज्यादा आया है। आई थिंक एनकरेजिंग रिजल्ट है, एनकरेजिंग पासिंग परसेंट रहा है लास्ट अटेम्प्ट का। तो आई थिंक मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2 हो, जो भी बच्चे एटलीस्ट इंडिविजुअल एक मॉड्यूल दे रहे हैं उनका निकलने का बहुत ज्यादा हाई चांस है। और ऐसा नहीं है कि बोथ वालों का चांस नहीं है, बोथ वालों का भी इक्वल चांस है। बट वन डे गैप की वजह से मैं कह रहा हूं, वन डे गैप नहीं मिल पाती है बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स को, इट्स वेरी टफ। आप कैसे मैनेज करोगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं और बीकॉम एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो आई थिंक बोथ वालों को बहुत कठोर होना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क, बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो डेफिनेटली पास हो सकते हैं। बट चांसेस वाइज देखें तो सिंगल मॉड्यूल्स का अच्छा चांस है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट ऐसे बच्चे बेवकूफियां न करें और इतना अच्छा मौका गवाए ना। ठीक है,
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक सम स्ट्रैटेजी। और प्रॉब्लम यही है, अगर मैं आपके लिए बना पाता ना, मैं बना देता। इवन मैं सारे टीचर्स की बात कर रहा हूं, अगर टीचर्स आपके लिए कर सकते ना तो सारे टीचर्स कर देते। हम बिना आइडेंटिफाई किए नहीं बता सकते। हमको अगर बीमारी नहीं पता है, हम दवाई नहीं दे सकते। कोई भी दवाई दे दें और आप खुश हो रहे हो तो ये आपकी बेवकूफी है। जब तक बीमारी नहीं पता है, आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। मेरा बस ये आपसे रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई आपको दवाई दे रहा है, या आपको सवाल पूछना चाहिए कि सर आपको हमारी बीमारी नहीं पता है, आप दवाई कैसे दे सकते हो? आपकी दवाई सही कैसे होगी? इतनी मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं दवाई नहीं देता, क्योंकि मुझे जब तक 1-to-1 में आपका पूरा पता नहीं कर लेता कि आपने क्या गलतियां की हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में क्या गैप्स हैं, राइटिंग प्रैक्टिस की थी नहीं की थी, रेगुलर लेक्चर्स पूरे दिए थे कि नहीं देखे थे। काफी बच्चे मेरे ही होते हैं स्टूडेंट, उन्होंने लेक्चर्स ही नहीं देखे और उनके मार्क्स नहीं आए। अब मेरे लेक्चर सिर्फ खरीदने से तो पास नहीं हो जाओगे ना, इतना भी मैं ओवर हाइप नहीं हूं कि सिर्फ मेरे लेक्चर्स लेने से आप पास हो जाओगे। अरे भाई, देखने भी पड़ते हैं, पूरे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, सारे मेरे मटेरियल को अच्छे से स्टडी करना होता है, तब जाके आप पास हो सकते हो। तो काफी बच्चे बस लेक्चर्स खरीद रहे हैं, देख ही नहीं रहे, और वो उनको लग रहा है हम पास हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज बैठिए, बैठिए और सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। एक ही बात मेरी मानिए, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कर सकता आपके लिए कोई कर रहा होता तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता कि आपके लिए कर दे। ये कोई नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, आपके ब्रदर सिस्टर्स नहीं कर सकते, आपके फ्रेंड्स नहीं कर सकते, आपके टीचर्स भी नहीं कर सकते। टीचर्स वही कर सकते हैं जिनके आप फेस टू फेस पढ़े हो, जो आपको पर्सनली जानते हैं, जो कि फेस टू फेस इंडस्ट्री में भी काफी रेयर है आज की डेट में। 100-200 बच्चे होते हैं, 1-to-1 बहुत कम ही टीचर्स को भी इतना 1-to-1 अटेंशन दे पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कह रहा हूं, आप ही को बैठ के करना है। ये मेरा मतलब, मैं एक आपको डेयर कर रहा हूं कि आप प्लीज ये कीजिए, आप करके दिखाइए, सेल्फ इवैल्यूएशन करके दिखाइए। सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको पता ही है कि आपकी रेगुलर स्टडी हुई थी कि नहीं हुई थी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी थी, कितने टॉपिक्स आपको आते हैं, कितने टॉपिक्स आपको आते ही नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके लिए आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वही आपका यार्डस्टिक है, वही आपका बेस है। तो आप स्टडी मटेरियल का इंडेक्स लेके बैठ सकते हो, देख सकते हो कि आपका कवरेज कितना है। आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि आपको कहां से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। आपको क्लियर कट एक मिरर दिख जाएगा कि आपके कितने टॉपिक्स आपको नहीं आते। चैप्टर तो सबने हर चैप्टर कवर किए होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे पूरे चैप्टर्स आप छोड़ के गए हो, वो भी काफी बच्चों ने छोड़ दिए होते हैं। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि चलो, हो सकता है आपने चैप्टर्स सारे कवर किए हो, पर उसके हो सकता है अंदर सारे टॉपिक्स कवर न किए हो। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का जो इंडेक्स है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो आप उससे पता कीजिए कि आपका कवरेज कितना है, गैप्स आपको पता चल जाएंगे, वहां से स्टार्ट कीजिए। फिर मैक्सिमम बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और उनको वहां लिखना होता नहीं है, पर वो फिर भी सुधरते नहीं। मतलब मुझे लगता है कि चलो, एक बार आपने हाथ जला लिए, अरे अगली बार तो सीखो ना। लोग अगली बार भी नहीं सीख रहे, हर बार एक ही बातों पे हाथ जला रहे, क्या मतलब की बात है? तो प्लीज आप राइटिंग प्रैक्टिस को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके लिए टाइम अलग से रखिए। थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करके कोई अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, लगाने के लिए मिल जाती है, तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर रिटर्न पेपर्स बहुत मुश्किल होता है, खासकर न्यू सिलेबस के जैसे बच्चे हैं, एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस है, उनको पता चल ही गया होगा पासिंग परसेंट दोनों मॉड्यूल का अंडर 10% है। तो आई थिंक उनको एक अंदाजा आ गया होगा कि उनको कितनी मेहनत करनी है और कितना लाइटली वो ले रहे थे। आई थिंक लो पासिंग परसेंट का ये भी एक रीजन है, न्यू सिलेबस में बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया था ज्यादा, काफी लेट पढ़ाई स्टार्ट की थी काफी बच्चों ने। काफी, जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि बहुत टाइम लगता है। आप ईटी पास आउट एक बच्चे होते हो, आपको समझने में बहुत टाइम लगता है। लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इस प्रोसेस को, बट काफी टाइम लगता है। एग्जीक्यूटिव का सिलेबस समझना, कवर करना, वो मेच्योरिटी पे आना, सिलेबस को हैंडल करना
काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उतना टाइम काफी बच्चों को मिला ही नहीं था, और इसीलिए पासिंग परसेंट लो आया है। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रिपरेशन। क्वालिटी प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाई थी। सीरियस लेवल की जो इन डेप्थ एग्जीक्यूटिव लेवल की आज की जो इंस्टीट्यूट की मतलब एक रिक्वायरमेंट है, उस लेवल पे बच्चे नहीं पहुंचे होंगे, जो अब मुझे लगता है उनको एक एक्सपीरियंस आ गया होगा। पहला अटेम्प्ट उन्होंने न्यू सिलेबस में दिया है, तो उनको अंदाजा आ गया होगा कि उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने अंडर एस्टिमेट की थी, और कहां कहां अब उनको इंप्रूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो मैं समझ लूं कि आप करने वाले हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप ये डेयर करोगे कि नहीं। आप पूरा सिलेबस लेके बैठो और आइडेंटिफाई करो, टिक मारते जाओ कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, आपका कवरेज कितना है आप ये देखो, और एक प्लान ऑफ एक्शन मैं चाहता हूं आप बनाओ, जो कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि व्हाट आर योर लर्निंग्स, आपके क्या गैप्स रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप क्यों फेल हुए हो सकता है आपको लगता हो इंस्टीट्यूट की गलती है, वो भी आप लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप फेल हुए हो, आपके एग्रीगेट नहीं निकली है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अगर आपके मार्क्स 40 से कम आए हैं, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन क्या कहता है, क्यों मार्क्स कम हो गए, कि पेपर टफ था, आप लिख नहीं पाए, स्पीड आपकी कम थी, चेकिंग टफ हुई होगी, वॉट। ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर जहां भी आपको लगता है कि आपकी गलतियां थी, तो अब वो आप कैसे उसको रिमूव करने वाले हो, उस पर कैसे आप काम करने वाले हो, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बस मैं चाहूंगा कि बड़े ब्लंडर्स आप ना करें, कि काफी बच्चे मैं देख रहा हूं कि टाइम नहीं होता, इस वजह से फिर से चलो पढ़ लेते हैं, फिर से वही किताब उठाते हैं, फिर से वही रिवाइज करके फिर से एग्जाम दे देते हैं। तो ठीक है, मेरे लिए वो सेंस नहीं करता, सेंसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि आप मतलब लक फैक्टर पे डिपेंडेंट हो। आप आई डोंट थिंक कि हार्डवर्क पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो, आप लक फैक्टर पे रिलाई कर रहे हो कि चलो देख लेते हैं, हो सकता है पास हो जाए। ठीक है, तो वो फिर लक फैक्टर है। मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द लक मैं आपको देना चाहूंगा। बट जो हार्डवर्क करके अच्छे से पास होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाइए, चीजें कैसे कवर अप करेंगे आप सेल्फ इवेल्युएट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेट्स स्ट्रेटेजाइज जून 2024 एग्जामिनेशंस। और मैं कमेंट करके आपको इनपुट्स भी दूंगा कि आपके स्ट्रैटेजी अच्छे हैं नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं अपना इनपुट आपको दूंगा, आप अदर फैकल्टीज से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, और आप सेल्फ और उसको सेल्फ प्रूफ कर सकते हो। एक ही टीचर की बात माननी है जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना ओपिनियन या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो जरूर आपसे शेयर करूंगा, और हेल्प करूंगा आपको कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कस्टमाइज्ड एप्रोप्रिएट जो स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए, जो राइट फिट होना चाहिए, वो आप वहां तक अचीव कर पाओ। कि स्ट्रैटेजी अच्छी होगी और इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा, तो ही वो वर्क करेगा। और काफी मैं देख रहा हूं कि स्ट्रैटेजी ही लोगों की मिसिंग है, तो आप इंप्लीमेंटेशन में कितना भी हार्डवर्क कर लो कोई फायदा नहीं है। स्ट्रैटेजी एक अच्छी बनना बहुत जरूरी है, और फिर इंप्लीमेंटेशन आप बिल्कुल पूरा ताकत से कोशिश कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू कमेंट कि आप ये सब करोगे नहीं करोगे, और करने के बाद भी क्या आपका आइडेंटिफिकेशन रहा है, कैसे आप वो करने वाले हो, वो आप ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।